नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी का पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीक़ों से चल रहा होगा और इसी पढ़ाई की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज का सेशन लाया है आपके लिए। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आपके तैयारी का लेवल का पता चलता है कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं और जो भूत में पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे बच्चे दे पाते हैं। तो जो बच्चे नहीं दे पाते उनसे रिक्वेस्ट है कि वे ज़रूर, अगर वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, तो उसका उत्तर ज़रूर दें। कल मैंने दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक सेकेंड, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया था। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, दिल्ली, मुंबई, भोपाल और रायपुर। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं किससे? तो राष्ट्रीय गणित दिवस से। किससे? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इसको मनाने की घोषणा कब से शुरू हो रही है। इन सारी चीज़ों पर हम क्रम बाई क्रम रूप से चर्चा करेंगे। सब सेट है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन कोई ना कोई दिवस से है, किसी न किसी दिवस से ये रिलेटेड है। ऑप्शन देने का मतलब यही होता है कि जो सामने आपके ऑप्शन दिख रहा है वो चारों ऑप्शन कोई ना कोई क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, चाहे कोई ना कोई दिवस से रिलेटेड होगा। तो जानते हैं हम लोग पहले कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। कौन दोस्तों? गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिसका जन्म 12 दिसंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1857 को तमिलनाडु में हुआ था। इन्हीं के जन्म, इन्होंने 12 साल की उम्र में ही लगभग 200 से अधिक पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था। त्रिकोणमिति इन्हीं की देन है। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर एक साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तो ये हो गया दोस्तों। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है कि कब से मनाया जाता है, यानी गणित दिवस हम लोग कब से मनाते हैं। तो दोस्तों इसे 2012 ईस्वी से मनाया जाता है। कब से इसे मनाया जाता है? तो 2012 ईस्वी से मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? 22 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 दिसंबर हो जाएगा। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन मेरा दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ये एक लंबी कूद की खेल होती है जिसमें सबसे ऊपर नेट को 10 फीट, यानी पृथ्वी के 10 फीट ऊपर नेट को रखा जाता है, जिसमें बॉल को डाला जाता है। एक टीम के द्वारा दूसरे के गोल में जाकर डालने पर उसको अंक प्राप्त होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस हम लोग दोस्तों 21 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 दिसंबर को मनाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार के बच्चे कृपया विशेषकर ध्यान देंगे। हाल ही में बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में बोधगया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। एक दलाई लामा है, एक नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव, एक रमेश जैन है। तो इन चारों में से कौन उत्तर सही होगा, इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम क्या है। बोधगया में क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधगया में ही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 3 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक चलेगा। इसमें भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी ज्ञान है, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसके उद्घाटनकर्ता ना ही नीतीश कुमार है, ना ही तेजस्वी यादव, ना ही रमेश जैन है, दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा है।
ये बौद्ध धर्म के 14वें गुरु हैं, बौद्ध गुरु हैं। बौद्ध धर्म के कई नंबर के हैं? 14वें नंबर के ये बौद्ध गुरु हैं। चलिए अब नीतीश कुमार क्या है? बिहार के सीएम है। तेजस्वी यादव उपराष्ट्रपति है। रमेश जैन कुछ नहीं है, ऐसा ही डाल दिए थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो अभी साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। तो मूलतः इसमें 24 भाषाओं को, कितने भाषाओं को दोस्तों? 24 भाषाओं को दिया गया है। ऐसे हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें 2 भाषा, एक राजस्थानी को और एक इंग्लिश को इसमें ऐड करके इसको 24 किया गया है और 24 भाषाओं को इसमें दिया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों गीता यानी भगवत गीता के महत्व को बताने के लिए, वो तो अपने आप में एक महान ग्रंथ है, महान पुस्तक है, ठीक है। उसके महत्व को बताने के लिए महाभारत की जो भी कलाकृतियाँ हैं उसको एक छवि के द्वारा, रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? अब तो पहले एक आंसर लिखा रहता था, तब फटाक से ना आप लोग बोल देते थे फलना जगह होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा भी आप लोग गच्चा खाते होइएगा कि बाप रे चारों में कौन हुई, जयपुर मारू, कुरुक्षेत्र मारू, नई दिल्ली मारू कि मथुरा मारू। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र में अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे होइएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मॉब लिंचिंग के अपराध में पाए गए दोषियों के लिए लोकसभा में कौन सी सजा देने की विधेयक पास हुई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये जानते हैं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। आप लोग में से अक्सर विद्यार्थी इसके बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे। जो जानते होंगे वो भी सुने, जो नहीं जानते होंगे वो भी सुने। इसमें होता है दोस्तों भीड़ द्वारा, मैंने भीड़ में किस धर्म के लोग हैं, किस मज़हब के लोग हैं, ये आप लोग भी जानते होइएगा, हम भी जान रहे हैं। भीड़ द्वारा किसी आदमी को पीट कर हत्या कर दिया जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा महाराष्ट्र का पालघर का घटना, एक संत की हत्या कैसे पीट कर निर्मम तरीके से कर दी गई। अभी दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक राजेश साहू करके विधायक बने हैं जो कि रिक्शा चलाते थे, उनके बेटा की हत्या मॉब लिंचिंग में किस तरह से कर दी गई। इन सब घटना आप लोग को याद होगा, आप लोग को इस घटना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी, चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस घटना पर आप लोग को विशेष फोकस होगा, विशेष पकड़ होगा। तो उसी को देखते हुए अभी लोकसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मॉब लिंचिंग के अपराध में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे कौन सी सज़ा होगी? तो क्या उसे 10 वर्ष की सज़ा होगी, या मृत्युदंड की, या 3 साल, या फांसी की सज़ा होगी? तो दोस्तों उसे मृत्युदंड अब देने का प्रावधान किया गया है। क्या देने का प्रावधान किया गया है? मृत्युदंड। उसे आजीवन कराया से मृत्युदंड दिया जाएगा। वो अगर दोषी पाया जाता है मॉब लिंचिंग के घटना में तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक और विधेयक पास हुआ है। अभी तो विधेयक का सिलसिला चल ही रहा है, धीरे धीरे जो भी विधेयक पास होगा उस सबको बताएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विधेयक भी आने वाला है वक्फ बोर्ड का, जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है उस पर भी आने वाला है। टेलीकॉम पर भी विधेयक पास हुआ है। इन सब पर बहुत सारे विधेयक, बहुत जल्द आपके सामने इसका हम एक वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें सारे विधेयकों को एक ही वीडियो में सम्मिलित करके मैं बताऊंगा आपको। तो अब दोस्तों पहले देशद्रोह का मुकदमा चलता था। आप देश के खिलाफ कोई बात बोल रहे हैं तो देशद्रोह का, अब उस देशद्रोह को बदलकर राजद्रोह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब उस देशद्रोह की घटना को बदलकर क्या कर दिया गया है? राजद्रोह कर दिया गया है। तो अब देशद्रोह के बदले में राजद्रोह की घटना होगी और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डा को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों अभी भारत के एक हवाई अड्डा है जिसको शीर्ष स्तर पर सबसे सुंदर हवाई अड्डा होने का दर्जा प्राप्त हुआ। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, भिन्न यहाँ तस्वीर लगा हुआ आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितना सुंदर है। वास्तव में तस्वीर में कितना सुंदर दिख रहा, और उस टर्मिनल का नाम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ है वो और उसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। एक सूरत। अब आपके दिमाग में ये आएगा
सूरत, चूँकि अभी मैंने हवाई अड्डा के बारे में, सूरत हवाई अड्डा के बारे में 3-4 रोज पहले के क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं रहता तो आप लोग तो कड़ाक से आंसर मार देते। अब ऑप्शन है तो थोड़ा सोचने पे मजबूर होइएगा। एक में है वाराणसी, एक में है गया और एक में है बेंगलुरु। तो जानते हैं पहले सूरत। तो सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है और सूरत पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉरपोरेट के मामले में उभरता हुआ शहर के रूप में आया है। हीरा कारोबार के लिए, हीरा व्यापारियों के लिए सूरत भारत में सबसे ज़्यादा हीरा का व्यापारी, हीरा का कारोबार कहाँ होता है तो सूरत में होता है। वाराणसी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। गया हवाई अड्डा दोस्तों बिहार का एक इकलौता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से आपको देश विदेश में जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध होती है। और अब आते हैं इस क्वेश्चन के सही उत्तर पर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका बेंगलुरु। क्या है दोस्तों? बेंगलुरु है। बेंगलुरु के टर्मिनल 2 को, किसको? T2 यानी टर्मिनल 2 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यह विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में से नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने महिलाओं के लिए कौन सी सुरक्षा सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों मध्य रेलवे के द्वारा महिलाओं के लिए पैनिक बटन, क्या दोस्तों? पैनिक बटन नामक एक सुविधा को उपलब्ध की है। पहले दोस्तों ट्रेन में चेन पुलिंग होता था, यानी ट्रेन में कोई घटना घट रही है तो हम लोग देखते थे कि जो खिड़की होता है, खिड़की के ऊपर एक राउंड टाइप का लगा रहा था, उसको जोर से खींचने पर ट्रेन रुक जाता था। तो उसको थोड़ा हार्ड होता था तो महिला लोग उसको नहीं खींच पाती थी। तो अब क्या आ गया, तस्वीर में देख लीजिए, पैनिक बटन आ गया, जिसको आप दबाइएगा, जहाँ से दबाइएगा, जिस डिब्बा से दबाइएगा उस डिब्बा से एक ध्वनि निकलेगा, उस डिब्बा से कुछ गैस निकलेगा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि इस डिब्बा में कोई जोखिम, कोई खतरा है, ठीक है। और रेलवे के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा तुरंत आपको सुविधा दी जाएगी या उस अगले स्टेशन पर उसका सिग्नल चला जाएगा। तो यह पैनिक बटन है, यह मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। एक है कवच प्रणाली, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके देख लीजिएगा कवच प्रणाली क्या है। एक है जननी सेवा योजना। ये क्या है जननी सेवा योजना? तो दोस्तों भारतीय रेलवे पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। काफ़ी लोग सफ़र करते हैं भारतीय रेलवे में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें महिलाएं भी सफ़र करती है, गर्भवती महिलाएं भी सफ़र करती है, बच्चे भी सफ़र करते हैं। तो बच्चों के लिए रेल में दूध की सुविधा, अगर मान लीजिए जो बच्चे काफ़ी छोटे हैं उनको अगर सफ़र 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, तो उनके लिए ट्रेन में दूध की सुविधा, बिस्किट की सुविधा, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी सुविधा के लिए रेलवे के द्वारा जननी सेवा योजना को शुरू किया गया था। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, जिसमें आपके सामने बृजभूषण सिंह पहले अध्यक्ष थे, लेकिन बृजभूषण सिंह को इस बार चुनाव नहीं लड़ने दिया गया है कुश्ती फेडरेशन के द्वारा। क्यों नहीं लड़ने दिया गया है? क्योंकि उन पर बालिकाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगा हुआ और चार्जशीट दाखिल है। तो फिर इन्होंने दाव खेला अपने बेटा के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटा को लड़ाऊंगा। बेटा भी नहीं लड़ पाए, दामाद भी नहीं लड़ पाए, क्योंकि कुश्ती संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आपके परिवार से आपका कोई सगा संबंधी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये होता है पावर दोस्तों। तो इसमें अभी हाल ही में इसका चुनाव कल संपन्न हुआ, इसमें विजेता के नाम का भी घोषणा हुआ है। तो अभी कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह बने हैं। अब इनके विरुद्ध में कौन, चूँकि संजय सिंह बृजभूषण सिंह राइट है, माने एकदम करीबी आदमी माने जाते हैं। कल मैंने वीडियो देख रहा था तो अगर संजय सिंह जीते थे, संजय सिंह के गला में कोई माला नहीं था, और वहीं बृजभूषण सिंह के गला में मालाओं का ढेर था, अबीर था, गुलाल था, और एक उनका डायलॉग काफ़ी फेमस चर्चा चल रहा था, दबदबा है दबदबा रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा रहेगा, मैं नहीं हूँ कोई और रहेगा। ये बृजभूषण सिंह का डायलॉग है जो कि रील्स के माध्यम से काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय सिंह को चुना गया। अब यह किनको हराई है और कितने मतों से हराई है? तो दोस्तों अब एक और क्वेश्चन सामने आ रहा है। अभी संजय सिंह के जीतने के बाद अभी साक्षी मलिक, कौन दोस्तों? साक्षी मलिक ने कुश्ती से
कुश्ती से उन्होंने संन्यास ले लिया, अलविदा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि वे फेडरेशन में रहेगा तो मैं कुश्ती त्यागती हूँ। उनका कहना है कि संजय सिंह या ब्रजभूषण सिंह अगर फेडरेशन में रहते हैं तो मैं कुश्ती को त्यागती हूँ। इसके बाद साक्षी सिन्हा ने अपना रेसलिंग का जूता जो सामने के फ्रंट के टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर रखकर चली गई और वह कुश्ती से त्याग दे दी। अब इनके सामने कौन आई थी? तो अनीता शिवराना आई थी, शिवराना आई थी। इन्हें संजय सिंह 40 वोटों से हरा है। कितना वोटों से हरा है? 40 वोटों से हरा दिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों महिला में सविता पुनिया और पुरुष में हार्दिक सिंह। कौन? महिला में सविता पुनिया और पुरुष में हार्दिक सिंह ने अभी प्रतिष्ठित गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपका सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उसमें दीजिएगा। हर एक रात को व्हाट्सअप पर 10 क्वेश्चन का क्विज कंपटीशन होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने जीके को मजबूत बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।